हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में एंड फर्दर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे 101 से, जो कि बेस्ड हैं विलियम शेक्सपियर पे। तो पहले हमने थ्योरी को कंप्लीट किया और अब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम समय में कंप्लीट करना है। जो सिलेबस है बहुत लेंदी है, तो अगर हम फटाफट से नहीं करेंगे तो सिलेबस को कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन वार्निंग टू। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये समय है इसके बीच में जो थिएटर्स हैं वो फ्रिक्वेंटली क्लोज हो रहे थे ड्यू टू ब्यूबोनिक प्लेग। रीज़न क्या था? ब्यूबोनिक प्लेग। ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी आप लोगों के नियर अबाउट में हो जो पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे जो है कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड ओनोरिफिकेबल टू डेनिटेटिवस। बहुत ही लेंदी वर्ड है और इसको एक बार में बोल पाना इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट, बट हमें तो पढ़ना है तो बोलना ही पड़ेगा कि ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है एंड ये किस प्ले में यूज़ किया गया है। तो ये जो प्ले है लव्स लिवर लॉस्ट, इस प्ले में ये वर्ड यूज़ किया गया है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, यानी ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, किस चीज़ के लिए? तो एक ऐसी अवस्था जिसमें सम्मान प्राप्त करने की एक ऐसी अवस्था होती है जिसको ये कहा, मतलब जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होने की अवस्था को ये जो है रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, यानी इस वर्ड की ये मीनिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 103 जो है क्वेश्चन नंबर, द वॉर ऑफ रोजेस 1455 to 1487 figures in the works of। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे जब हम वीनस एंड एडोनिस जो प्ले है उसको पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने कवर किया था कि इसी को जो है ये जो वर्क है वीनस एंड एडोनिस, इसी को विलियम शेक्सपियर ने कहा था द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, यानी इसी को फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा था, इसीलिए इसको ईयर ऑफ इन्वेंशन का फर्स्ट वर्क कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर। तो ये जो कथन है ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो सी हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन PGT 02 एंड TGT 01 दो बार पूछा गया है, TGT PGT दोनों में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगेन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये कौन कहता है? ये जो लाइन्स है ये दी गई है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट। इस प्ले में ये जैक्स जो है वो कहता है एक्ट 2 के सीन 7 में ये कहा जाता है, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही
अच्छी लाइन है। ऑल द वर्ड्स आज ए स्टेज, ये जो संसार है पूरा वो एक स्टेज के समान है, और यहाँ जो भी मेन एंड वुमेन है वो क्या है, प्लेयर्स के जैसे पार्ट कर रहे हैं अपना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 107, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट। नेक्स्ट भी कोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन अपॉन फ्लेश विनेथ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, पॉट क्या कह रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, मर्सी की क्वालिटी है, वो एक किसके समान बता रहा है, एक जेंटल रैन की तरह है। जिस तरीके से जो बारिश है वो स्वर्ग से नीचे अर्थ पर आती है, उसी तरीके से ये क्वालिटी ऑफ मर्सी यानी दया का गुण भी है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोट है, वो ली गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। और ये एक मर्सी पोम भी रही है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक 9th या 10th में थी, सब ने पढ़ा होगा, और बड़ी ही अच्छी पोम है। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो ये लाइन जो है वो ली गई है मैकबेथ से, और सही आंसर हमारा हो जाएगा मैकबेथ। यस, यही पूछ रहा है कि ये लाइन्स कहाँ से, और ये ओपनिंग लाइन्स है। ये जो प्ले है मैकबेथ, उसकी ओपनिंग लाइन है। कौन बोलता है, ये 3 विचेज कहती हैं फेयर इज फाउल, जो सही था वो गलत है, जो गलत था वो सही है, वी शैल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। थंडर यानी जो मौसम की, ये जो है स्टेटमेंट वो मैकबेथ से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये फ्रेज किसने कहा है, तो ये कहा है बेन जॉनसन ने। वॉज यूज्ड टू शेक्सपियर बाय, तो ये ली गई है, विलियम शेक्सपियर को कहा गया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। तो यहाँ पे 109 आगे है यहाँ पे। यस, ये सही आंसर होगा बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफ्रेनेंस स्कूल मास्टर अपेयर्स, तो किस प्ले में स्कूल मास्टर के रूप में होलोफ्रेनेंस एक स्कूल मास्टर के रूप में अपीयर होते हैं विलियम शेक्सपियर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लव्स नेवर लॉस्ट। तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स नेवर लॉस्ट, इसमें जो होलोफ्रेनेंस है ये एज अ स्कूल मास्टर अपीयर होता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फोलियो ऑफ posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works was published in, तो फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, 1623 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड फोलियो कब आया था, टोटल 4 फोलियोज आए थे। तो हम अब क्वेश्चन आ गया है फोलियोज से रिलेटेड, तो हम जो 4 फोलियोज थे सभी को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट आया 1623 में एंड सेकेंड आया 1632 में। वहीं बात अगर हम करें थर्ड की, तो वो आया 1604 में, यानी 1664 में, एंड फोर्थ जो था वो 1680, यहाँ पे 63 होना चाहिए। फर्स्ट आया था 1623 में, सेकंड आया 1632 एंड थर्ड आया 1663 एंड फोर्थ आया 1685। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इन 1623 2 fellows actors and friends of Shakespeare's dash and dash published a more definitive
टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। तो कौन से दो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स रहे हैं, और वो नाम आता है जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर है। हाउ मेनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट, फर्स्ट फोलियो इन 1623? तो टोटल 36 प्लेज पब्लिश किए गए थे फर्स्ट फोलियो में, यानी प्रिंट किए गए थे, यहाँ प्रिंटेड की बात कर रहा है। तो 36 प्लेज जो है वो प्रिंट किए गए थे फर्स्ट फोलियो में। आगे बढ़ते हैं। Which play of Shakespeare was not included in the first folio 1623 by Hemming and Condell? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? पेरिकल्स। जो पेरिकल्स प्ले है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था, फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं रहा है। कौन सा प्ले? पेरिकल्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विद अ पोएम बाय डैश इन विच द पोएट persistently held Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time? तो किसके द्वारा ये फेमस कोट दी गई है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं ये किसी एक एज के नहीं बल्कि ऑल टाइम यानी सभी एजेस, सभी युगों के लिए हैं, ऐसा कहा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन जो कि इनके एक कॉन्टेम्परेरी ऑथर रहे हैं, और इन्होंने ये कोट कही है अपने फ्रेंड विलियम शेक्सपियर के लिए। आगे बढ़ते हैं। The first folio edition of Shakespeare's play was dedicated to the incomparable fear of Brethren William. तो किसको डेडिकेटेड रहा है? हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मोंटगोमरी, लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। सही आंसर इसका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन? तो फर्स्ट फोलियो एडिशन में कौन कौन सा प्ले जो है वो इंक्लूडेड रहा है, यानी कि शामिल रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, द टू नोबल किंग्समैन, कार्डेनियो एंड लव्स लेवर्स वोन, नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से, इन तीनों में से कोई भी प्ले जो है वो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं रहा है। हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज ऑलरेडी been published in quarto edition before 1623? तो 1623 से पहले क्वार्टो में कितने प्लेज पब्लिश्ड किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18 प्लेज, और इसी में ये पेरिकल्स भी पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हु क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर इन अ पम्फलेट कॉल्ड अ crowd's worth of wit bought with the million of repentance, 1592? तो किसने इस ये जो नाम दिया गया है पम्फलेट का, इसमें किसने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज्ड किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ग्रीन। एंड रॉबर्ट ग्रीन ने एक और क्रिटिसाइज करते हुए एक कोट कही है कि अ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट। ये वाली भी अभी हमने शायद क्वेश्चंस को किया है स्टार्टिंग में।
नेक्स्ट है, हु कॉल्ड शेक्सपियर dear son of memory, great ear of fame, what needest thou such weak witness of thy name, and sweetest Shakespeare, fancy's child. ये जो लाइन्स है ये किसके द्वारा कही गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा। और इसको हम जब कोट्स जो ट्रिब्यूट्स पढ़ रहे थे कि किसने क्या क्या कहा है विलियम शेक्सपियर को, कौन कौन से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, कौन कौन सी क्रिटिकल कमेंट्स रही है विलियम शेक्सपियर पे, वहाँ हमने इन सभी चीज़ों को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी बनेगी और क्वेश्चंस जो है वो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई, तो ये कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा, अभी हमने आगे इसको बताया भी था। नेक्स्ट है, हु स्पीक्स फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, तो ये कौन कहता है? ये हैमलेट कहता है फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेक ओ टेक दोज लिव्स अवे, द एबव लाइन ऑकर्स इन मेजर फॉर मेजर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एंड ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड unprofitable seems to me all the uses of this word. Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? तो ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये कहा जाता है हैमलेट के द्वारा। और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में बना है कि ये जो संसार है इसमें जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो हमें कैसी लगती हैं? वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल लगती हैं, ये हैमलेट कह रहा है। नेक्स्ट है, हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, तो ये कौन गाता है? कौन सा ये जो गाना है, ये जो लाइन्स है वो कौन गाता है? ये एमियंस गाता है। ऑप्शन नंबर ए जो उसका होगा वो सही आंसर रहने वाला है। 26 है, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, ये लाइन कहाँ से ली गई है और इसको किसने बोला है? वी आर सच स्टफ एंड ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। वी आर सच स्टफ, as dreams are made on, our little life is rounded with a sleep, कि जो हमारी जो छोटी सी लाइफ है वो किससे घिरी हुई है? एक नींद से घिरी हुई है। कौन कहता है ये कहता है टेम्पेस्ट। ये टेम्पेस्ट, इसको टेम्पेस्ट में कौन ये लाइंस को कहता है? तो वो प्रॉस्पेरियो है जो इस लाइंस को बोलता है कि हम वी आर सच स्टफ, हम ऐसी स्टफ यानी पदार्थ हैं, हम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिनसे सपने बनते हैं, और हमारा जो छोटा सा लाइफ है, हमारी जो छोटी सी लाइफ है वो स्लीप यानी नींद से घिरी हुई है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टेम्पेस्ट। Which drama of Shakespeare has no prose at all, so called lyrical tragedy? तो lyrical tragedy जो है जिसमें प्रोज नहीं है, प्रोज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो है रिचर्ड सेकंड। आगे बढ़ते हैं, who speaks the following lines? I am a man more sinner against than sinning. तो ये जो लाइन है ये ली गई है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा किंग लेयर इन किंग लेयर।
तो ये लायंस कहता है, किंग लेयर का खुद कहता है, और प्ले का नाम है किंग लेयर। आगे बढ़ते हैं। 129 हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लेयर, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। कि जब बूढ़े जो है वो, जब बूढ़ों का फॉल होता है तो जो यंगर होते हैं उनका राइजेस होता है। तो ये जो है एडमंड के द्वारा कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट का लास्ट वर्ड है, द रेस्ट इज साइलेंस। बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। Who commented on Shakespeare's comedies? Shakespeare has no heroes, he has only heroines. तो ये जो कमेंट है ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन रस्किन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। In which play of Shakespeare do we find these lines? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this. ये लाइन्स जो है वो कही जाती है हैमलेट में, यानी प्ले जो है वो हैमलेट है, और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious vices who meddles his way to his doom. तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियस। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है। पोलोनियस कहता है द टेडियस viceroy who meddles his way to his doom. टेडियस बुद्धिमान वाइसरॉय हु मिडिल जो अपने डूम यानी अपने विनाश के वे यानी मार्ग में हस्तक्षेप करता है, ये कथन कहता है पोलोनियस। आगे है हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 others about our question, thou Shakespeare art free, we ask and ask, thou smilest and art still। तो इन सभी को हमने डिस्क्राइब किया था जब कोट्स को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से बताने की ज़रूरत है। सही आंसर इसका हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर को प्रेज्ड करते हुए ये लाइंस कही है, लिखी है। नेक्स्ट है विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है हैमलेट को। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। कौन सा है जो मैच नहीं है, मिस मैच है। टच स्टोन ये कैरेक्टर होता है एज यू लाइक इट का, सही है। गोनेरिल ये भी सही है, किंग लेयर की डॉटर है। रीगन, गोनेरिल एंड एक और है एंड कॉर्डेला। नेक्स्ट है सीना, जूलियस सीजर, ये भी जूलियस सीजर का कैरेक्टर है। गैबो जो है ये 12th नाइट का कैरेक्टर नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। डज नॉट मैच जो मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये मैच नहीं है और यही हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। तो मैन के 7 एजेस को किस प्ले में डिस्क्राइब किया गया है? सही आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। तो बेस्ट वर्क दिया
विलियम शेक्सपियर ने आफ्टर 1603। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our swords in our proper external. What is the essence of this statements? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ब्रूटस के द्वारा जूलियस सीजर के बारे में, कब, जब जूलियस सीजर की जो है वो डेथ हो जाती है, उस टाइम पे ब्रूटस क्या कहता है, ये जो लाइन्स है वो बोलता है कि तुम अभी भी जो है महान हो मरने के बाद भी। तो इसका एसेंस हमें बताना है, इस लाइन्स का एसेंस क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, तथ्य क्या है, सार क्या है। सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि सीजर जो है वो अभी भी शक्तिशाली है अपने मृत्यु के बाद भी। ऐसा किसका मानना है? ब्रूटस का मानना है। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ में किसका भूत देखा जाता है? वैंको का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because, तो ये जो है ये रिमार्क्स ब्रूटस के द्वारा दिया जाता है। क्यों? He was zealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 पे चलते हैं फटाफट से। इन मिल्टन हियर इज ऑलवेज एंड अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर सिक्योरली एनी। दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। कि In Milton there is always an appearance of effort. मिल्टन में हमेशा देखा जाता है किस चीज़ को? एफर्ट ऑफ अपीयरेंस को। बट शेक्सपियर सेक्युलरली आनी, शेक्सपियर में ऐसा कहीं देखा जाता होगा। ये जो रिमार्क्स है वो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा दिया जाता है। reflects Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my foe's depths। कि जो मेरी लाइफ है वो मेरे दुश्मन की उधार है। ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी क्या मीनिंग है, मीनिंग बतानी है हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज family. Option number C will be the right answer. Next, which of the following is not authored by William Shakespeare? तो इसमें हैमलेट विलियम शेक्सपियर का प्ले है, टेम्पेस्ट भी है, जूलियस सीजर भी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हाइड। ये जो है ये विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है। Who among the following started writing first? तो इनमें से जो सबसे पहले लिखना स्टार्ट किए वो हैं विलियम शेक्सपियर, क्योंकि ये सबसे पुराने ऑथर हैं। जॉन मिल्टन इनके बाद में आते हैं, वर्ड्सवर्थ भी बाद में आते हैं, और ये पीजी वुडहाउस ये भी बाद में आते हैं। फर्स्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर। इन ऑथर्स में से Who among the following was not a British citizen? इनमें से ब्रिटिश सिटीजन कौन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कैथरीन फ्रैंक। बाकी तीनों ब्रिटिश सिटीजन हैं। The language used by Shakespeare in his drama for the most part is blank verse. Mostly blank verse को इन्होंने यूज करा है अपने प्लेज में, अपने वर्क्स में। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शेक्सपियर सोनेट्स
1 to 126 यानी 1 से 126 तक जनरली शो अ री इनेक्शन ऑफ, तो 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स रहा है वो पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रॉन, इनके जो पैट्रॉन रहे हैं अर्ल ऑफ साउथर्न, अर्ल ऑफ वर्ड्सले, जिनको थर्ड वर्ल्ड ऑफ वर्ड्सले कहा जाता है, उनको डेडिकेटेड रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज, इसका सही आंसर होगा। कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने क्यों आती है? बिकॉज ही हैड, बिकॉज आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वो अपने फादर को जो है बहुत ज़्यादा चाहती है, इस वजह से वो अपने फादर की हेल्प करने आती है। कॉर्डेलिया जो कि किंग लेयर की जो है वो तीसरे नंबर की बेटी होती है। Who among the following was born first of all? इन सब में किसका जो है जन्म सबसे पहले हुआ? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर, जिनका जो है बर्थ 16 सेंचुरी यानी 1564 में होता है, और डेथ की बात करें तो 1616 में डेथ होती है 23 अप्रैल को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर, हु रिसीव्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। हु रिवाइज्ड किंग लियर और हैप्पी एंडिंग, तो किसने किंग लियर को रिवाइज करा है, जिसमें उसने हैप्पी एंडिंग करी, जिसमें क्या होता है कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है एडगर से, और जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग रहती है। तो वो ऑथर है नेहुम टाटे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु रोट लिलीज दैट फॉस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीट, कि जो सड़ने वाली लिली है कि जो स्मेल है, गंध है, वो खरपतवार से भी ज़्यादा खराब होती है। ये कथन है, ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर, तो ये जो कुरान है ये अपीयर होता है किंग लियर में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 155, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअर्स does the mad Ophelia not give away, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायलेट्स, ऑप्शन नंबर ए वायलेट्स। वायलेट्स फ्लावर होता है जिसको मिड ऑफेलिया नहीं छोड़ती है। Who names the historical plays of Shakespeare a Mirror of Kings, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेगल। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले stretch over a period of 350 years of English history from 1200 to 1550, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इन 1726 द लॉयर पोएट एंड पैंटोमाइन devisor Lewis Theobald published a scathing pamphlet
called. तो जो पम्फलेट पब्लिश किया लेविस थियोबाल्ड ने, जो कि एक लॉयर, पोएट एंड पैंटोमाइन डिवाइजर रहे हैं, कब? 1726 में, और वो पम्फलेट है शेक्सपियर रीस्टोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। Who is the most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations? तो quotations में frequently जो डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस है उसमें frequently quoted किए गए हैं वो ऑथर हैं कोई और नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड, तो विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया है बेन जॉनसन का जो ये वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसके अलावा सेंजुअस हिज फॉल, सेजनस हिज फॉल, तो इन दोनों में ही विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। द लंदन पब्लिक प्ले हाउसेस वर रिपीटेडली क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आउटब्रेक्स ऑफ द प्लेग फॉर अ टोटल ऑफ ओवर 60 months closures between, नॉट कलर्स, शायद मैंने गलत पढ़ दिया, क्लोजर बिटवीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मई 1603 एंड फरवरी 1610। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द कैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च डैश हिज डेथ, तो डेथ के 2 days आफ्टर इनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड यानी दफनाया गया था। फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश्ड द फैमिली शेक्सपियर 1807 एंड expurgated edition of William Shakespeare's work edited by his sister Henrietta Maria Walder, intended to be more appropriate for 19th century women and children than the original। सही आंसर हो जाएगा थॉमस बॉर्डलर। आगे बढ़ते हैं। The history of Cardenio often referred to as merely Cardenio as a lost play attributed to William Shakespeare and John Fletcher। Next question है, which is Shakespeare's famous romantic tragedy of sexually charged adolescence, love and death? सही आंसर होगा रोमियो एंड जूलियट। About which of Shakespeare's play the critic Frank Kermode comments the play offered neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty? About which of Shakespeare's play the critic Frank Kermode, तो फ्रैंक केरमोड जो है इन्होंने किस प्ले को क्रिटिकली कमेंट करते हुए कहा है कि द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड कैरेक्टर्स नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रुअल्टी, कि ना तो नाटक और ना ही अपने अच्छे पात्रों और ना ही अपने दर्शकों को कोई राहत प्रदान की, एनी रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रूअल्टी, जो उसकी क्रूरता थी उससे
कोई राहत नहीं प्रदान करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग लियर। Which critics saw Cleopatra as thin and no wielder of power, but rather that her devouring sexuality diminishes her power. जो क्लियोपैट्रा को वस्तु और शक्ति की हत्यारी के रूप में देखा, बल्कि ये है उसकी जो डेवरिंग सेक्सुअलिटी है, इसकी वजह से उसकी जो शक्ति है वो कम करती है। ये जो है क्या पूछा है इसमें, अच्छा किसने इसको क्रिटिक किया है, इसको किसने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T.S. Eliot. The first playhouse built by actors for actors on the south bank of the Thames at Southwark was. तो कौन सा फर्स्ट प्ले हाउस बनाया गया एक्टर्स फॉर एक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा एक्टर्स के लिए, बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक यानी साउथ बैंक जो टेम्स नदी थी उसके किनारे पे कौन सा प्ले हाउस बिल्ट किया गया, तो वो प्ले हाउस था ग्लोब थिएटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ग्लोब थिएटर, जिसमें 10% शेयर होल्डिंग रही है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 69 नंबर। द ग्लोब opened in autumn 1599. Which play was the first to be staged her? बार बार ये क्यों स्विच हो रहा है। ग्लोब थिएटर जो ओपन किया गया, खोला गया 1599 में, कब, ऑटम के समय। ऑटम किसे कहते हैं, जो पतझड़ का समय होता है, आई थिंक नवंबर का जो समय होता है उसी टाइम को शायद बोलते हैं ऑटम। 1599 में ये ओपन किया गया ग्लोब थिएटर, जिसमें पहला जो स्टेज प्ले हुआ वो जूलियस सीजर का पहला प्ले जो प्ले किया गया वो था जूलियस सीजर। The actors in Shakespeare's company included the famous Richard Burbage, William Campe, Henry Condell and John Hemingway। तो ये सभी एक्टर्स रहे हैं, जो कंपनी थी विलियम शेक्सपियर की, उन सब में ये फेमस कैरेक्टर्स इंक्लूड रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच एक्टर प्लेड रोल्स सच एज टचस्टोन इन द एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर। तो कौन सा एक्टर था जो किंग लियर में फूल का कैरेक्टर एंड एज यू लाइक इट में टचस्टोन का कैरेक्टर रोल, मतलब कैरेक्टर को रोल प्ले किया था, तो वो सही आंसर होगा, वो पर्सन थे रॉबर्ट अर्मिन। नेक्स्ट है विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट एंड डॉगबेरी इन मच अडू अबाउट नथिंग। तो उस कैरेक्टर का नाम था विल कैम्पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 172 नंबर क्वेश्चन है विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड इन द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर। सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फोलियो कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस कंटेन 36 टेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो है हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सही आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। द अमेरिकन नॉवलिस्ट हरमन मेलविल्स कैरेक्टर कैप्टन अहाब इन मोबी डिक इज अ क्लासिक ट्रैजिक हीरो इंस्पायर्ड बाई। तो ये जो अमेरिकन नॉवलिस्ट रहे हैं हरमन मेलविल्स, ये कैरेक्टर कैप्टन्स अहाब इन, ये जो इनका मोबी डिक जो वर्क रहा है उसमें ये जो कैरेक्टर रहे हैं कैप्टन अहाब, वो विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से जो है जो कैरेक्टर रहे हैं किंग लियर,
जो कि एक ट्रैजिक हीरो थे, वहाँ से इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने ये इस कैरेक्टर को किंग लियर के टाइप का रोल दिया। आगे बढ़ते हैं। द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी फुसेली, अ फ्रेंड ऑफ विलियम ब्लैक, ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू जर्मन, जर्मन में ट्रांसलेट किया है। हु रिमार्क्ड दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट। तो शेक्सपियर वांटेड आर्ट, ये रिमार्क किसने दिया है? बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को। In the 19th century, who poured title admiration that King Shakespeare does not he sign of crowned sovereignty over all us as the noblest, gentlest, and strongest of roiling science, indestructible. तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस कार्लाइल। Which English literary critic wrote his essay The Wheel of Fire on Shakespeare's drama? G. Wilson Knight सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Who is criticized, किसने क्रिटिसाइज किया है? By Ben Jonson in the word, he was indeed honest and of an open, the free nature, had an excellent fancy, brave notion, and gentle expressions, wherein the flawed with that felicity that sometime it was necessary he should be stopped. तो ये किसको क्रिटिसाइज किया गया है? विलियम शेक्सपियर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए बेन जॉनसन ने ये कहा है, ये इन वर्ड्स को कहा है। क्या कहा है? ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर्स, कि जो वो वास्तव में विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं बेन जॉनसन कि वो वास्तव में ईमानदार एंड ओपन, फ्री नेचर, खुले और स्वतंत्र स्वभाव का था। उसकी जो कल्पना शक्ति थी वो कैसी थी? एक्सीलेंट थी। हैड एन एक्सीलेंट फैंसी, उसकी जो कल्पना शक्ति थी वो एक्सीलेंट थी। ब्रेव नोशन, विचार जो है वो साहसी थे। और जो भाव था एक्सप्रेशंस थे वो कैसे थे? जेंटल थे, सौम्य थे। वेर इन द फ्लॉड विद दैट फेलिसिटी, उसमें जिसमें वो इतनी सहजता से बहता था कि कभी कभी उसे रोकना आवश्यक हो जाता था। दैट सम टाइम इट वॉज नेसेसरी ही शुड बी स्टॉप्ड। ये कथन विलियम शेक्सपियर को कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट है 180, और ये अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो हम यहीं पे समअप करते हैं। 180 कर लेते हैं। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्स वोंड द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और दैट इज हॉलोड relics should be hide under a starry pointing pyramid. तो सही आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन का, कि मेरे शेक्सपियर को प्रतिष्ठित हड्डियों के लिए ऑनर्ड बोन्स, ढेर सारे पत्थरों में सदियों की मेहनत, एंड एजेस इंस्पायर्ड स्टोन्स, सदियों की मेहनत की क्या ज़रूरत है, या कि अपने पवित्र अवशेषों को किसी तारे वाले पिरामिड के नीचे छुपाने की क्या ज़रूरत है। ये कथन है जॉन मिल्टन का। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 180 तक कंप्लीट किया और अब हम यहीं पे अपने वीडियो को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए थैंक